हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल रश्मि लाइव ट्यूटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है आइसोलेशन टेक्निक या आइसोलेशन प्रिकॉशन। आइसोलेशन प्रिकॉशन जो है वो हॉस्पिटल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन कंट्रोल जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पार्ट है। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आइसोलेशन प्रिकॉशन होता क्या है। तो आइसोलेशन वर्ड का मतलब होता है ऐसे स्पेशल प्रिकॉशन या मेजर्स, ऐसे स्पेशल प्रिकॉशंस या मेजर्स जो या फिर ऐसे प्रैक्टिसेस या प्रोसीजर, कोई भी प्रिकॉशन वाले मेजर्स, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स जिन्हें हम किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में केयर देते टाइम यूज़ करते हैं, और वो पेशेंट जो है वो किसी कंटेजियस या कम्युनिकेबल डिजीज से अफेक्टेड होता है। तो कंटेजियस या कम्युनिकेबल डिजीज से अफेक्टेड पर्सन को जो प्रिकॉशंस, मेजर्स, प्रैक्टिसेस यूज़ करी जाते हैं उसकी केयर देते टाइम वो क्या कहलाते हैं? आइसोलेशन प्रिकॉशन। ठीक है, आइसोलेशन प्रिकॉशन देने के लिए हमें कुछ नॉन पोरस, ये देखिए नॉन पोरस आर्टिकल्स यूज करने पड़ते हैं या वियर करने पड़ते हैं, जिससे हम खुद को और पेशेंट को हार्म से बचा सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? ग्लव्स, गाउन, मास्क, गोगल्स, फेस शील्ड। ये नॉन पोरस होते हैं, यानी कि हॉस्पिटल का जितना भी कंटेजियस सब्सटेंसेस हैं हम उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते, और ये नॉन पोरस होने की वजह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, सेकंड देखिए बैरियर नर्सिंग। अगर आपको आइसोलेशन अच्छे से समझ में आ गया है तो बैरियर नर्सिंग भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बैरियर नर्सिंग का मतलब होता है इट इज़ अ सेट ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्निक यूज्ड इन नर्सिंग। नर्सिंग में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो टेक्निक्स यूज की जाती है वो क्या कहलाती है? बैरियर नर्सिंग कहलाती है। बैरियर नर्सिंग का एम क्या है? बैरियर नर्सिंग का एम होता है मेडिकल स्टाफ या फिर जो नर्सिंग स्टाफ होता है उसको पेशेंट में जो इन्फेक्शियस डिजीज है या जो कंटामिनेटेड डिजीज है या जो कम्युनिकेबल डिजीज है उससे मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को बचाना, प्रोटेक्शन बैरियर यूज करना। एंड जो पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, एडमिट हुआ है किसी एक डिजीज को लेकर के, उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना भी क्या कहलाता है? बैरियर नर्सिंग कहलाता है। रिड्यूस द चांसेस ऑफ क्रॉस कंटामिनेशन के चांसेस को भी ये रिड्यूस करने का काम करता है, क्योंकि बैरियर नर्सिंग में हम जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स क्या करते हैं? पेशेंट को क्रॉस कंटामिनेशन से बचाते हैं। हम एक पेशेंट पे यूज़ किए हुए जो भी आइटम्स होते हैं वो हम दूसरे पेशेंट पे यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में होने वाले इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ से होने वाले पेशेंट में इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, पेशेंट से नर्सिंग स्टाफ में होने वाले इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो देखिए जो बैरियर और आइसोलेशन प्रिकॉशंस होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये देखिए पेशेंट टू पेशेंट इन्फेक्शन को रोकते हैं, पेशेंट टू स्टाफ इन्फेक्शन को रोकते हैं, स्टाफ टू स्टाफ इन्फेक्शन को रोकते हैं, और स्टाफ टू पेशेंट इन्फेक्शन को ट्रांसमिट होने से रोकते हैं। ठीक है, अब हमें आइसोलेशन और बैरियर नर्सिंग के बारे में तो पता चल गया, लेकिन एक सवाल हमारे मन में आता है कि कोविड से हमने एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुना, दैट इज़ क्वारंटीन। ठीक है, तो हमने देखा क्वारंटीन में भी हम पर्सन को जो है वो आइसोलेट करके रख रहे हैं और आइसोलेशन में भी हम पेशेंट को आइसोलेट करके रख रहे हैं। तो दोनों में बेसिकली मेजर डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस की अगर बात करें कि आइसोलेशन एंड क्वारंटीन में क्या डिफरेंस है, तो देखिए आइसोलेशन का मतलब होता है सेपरेट सिक पर्सन विद अ कंटेजियस डिजीज फ्रॉम पीपल हु आर नॉट सिक। जो पर्सन सिक हैं, जिनमें सिम्टम्स हैं
जो हाईली कंटेजियस हैं उनको नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से अलग रखना, ये कहलाता है आइसोलेशन। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस पर्सन को अलग अलग रखना क्या कहलाता है? आइसोलेशन कहलाता है। क्वारंटीन का मतलब ये होता है सेपरेट द मूवमेंट ऑफ दोज पीपल हु वर एक्सपोज्ड विद कंटेजियस डिजीज। अगर कोई पर्सन किसी कंटेजियस डिजीज या किसी कंटेजियस पर्सन के कांटेक्ट में आया है, चाहे उसमें सिम्टम्स हो या नहीं हो, लेकिन वो पर्सन अगर किसी कंटेजियस डिजीज के कांटेक्ट में आया है तो उस पर्सन को हम कुछ टाइम के लिए आइसोलेट कर देंगे। उस टाइम ड्यूरेशन में या तो उसमें सिम्टम्स आ जाएंगे या फिर उसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन इन्फेक्शियस डिजीज के कांटेक्ट में भी आया है तो देयर मे बी द चांसेस कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है। तो वो इन्फेक्शन ऑफ चेन को ब्रेक करने के लिए हमने उस पर्सन को क्या किया, जितना उस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड था, उस इंक्यूबेशन पीरियड में हमने उस पर्सन को बाकी लोगों से आइसोलेट कर दिया ताकि हम चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सकें। तो ये था डिफरेंस आइसोलेशन एंड क्वारंटीन। आइसोलेशन में हम ऑलरेडी इन्फेक्टेड पर्सन को सेपरेट कर देते हैं नॉन इन्फेक्टेड पर्सन से, एंड क्वारंटीन का मतलब अगर कोई पर्सन सस्पेक्टेड भी है और अगर वो किसी कंटेजियस डिजीज वाले पेशेंट के कांटेक्ट में आया है तो उस कंडीशन में हम उस पेशेंट को सेपरेट कर देंगे, चाहे उसमें सिम्टम्स अपीयर हों या ना हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं पर्पस ऑफ आइसोलेशन एंड बैरियर। तो आइसोलेशन एंड बैरियर का पर्पस क्या है? सबसे पहले क्रॉस कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करना पेशेंट को, स्टाफ को। सेकेंड, कन्फाइन इन्फेक्शियस डिजीज, जो इन्फेक्शियस डिजीज है उसको कन्फाइन करना, यानी कि जब हम किसी पर्सन को आइसोलेट कर देते हैं तो उस आइसोलेशन रूम तक ही उस डिजीज के साइन एंड सिम्टम्स जो है वो कन्फाइन हो जाते हैं, वहीं पर सीमित रह जाते हैं। टू कन्फाइन ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी प्रोडक्ट्स, जितने भी पेशेंट्स की बॉडी से डिस्चार्जेस निकलते हैं, ब्लड हो गया, ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, बॉडी फ्लूइड्स हो गए, बॉडी पार्ट्स हो गए, अगर वो हाईली कंटेजियस से इन्फेक्टेड है तो वो भी एक जगह कन्फाइन हो जाते हैं आइसोलेशन टेक्निक के थ्रू और बैरियर नर्सिंग के थ्रू। तो ये तो मेन पर्पस हो गए। फिर देखते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि किस तरीके से जो ट्रांसमिशन है वो हॉस्पिटल में होता है। तो पहला है कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन। कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। दूसरा ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो सकता है, एयरबोर्न हो सकता है, ठीक है। जैसे एयरबोर्न्स के अंदर जो पैरासाइट्स होते हैं या फिर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। देन वेक्टर बोन, वेक्टर्स कौन से होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं, फोमाइट्स होते हैं, माइट्स होते हैं, टिक्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? वेक्टर बोन है। देन व्हीकल बोन, व्हीकल जैसे फूड हो गया, वाटर हो गया, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स हो गए, देन एनवायरमेंटल सोर्सेज हो गए कोई भी, इनकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में देखिए नंबर 1 कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की हम बात करें तो अगर कोई इन्फेक्शियस पर्सन की बॉडी डायरेक्टली कांटेक्ट में आती है नॉन इन्फेक्शियस पर्सन के, तो उससे वो इन्फेक्शन डायरेक्टली इन्फेक्शियस से नॉन इन्फेक्शियस पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगा। सेकेंड, फिजिकल ट्रांसफर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिटवीन टू सस्पेक्टेड पर्सन। मुझे पता है मेरे अंदर डिजीज है या मुझे नहीं पता मेरे अंदर डिजीज है, मैं किसी पर्सन के कांटेक्ट में आ रही हूँ और अनइंटेंशनली मैं उस पर्सन के डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रही हूँ, मेरे अंदर उस डिजीज के सिम्टम्स नहीं है, मैं सस्पेक्टेड होस्ट हूँ, तो भी मैं उस पर्सन को डायरेक्टली वो डिजीज ट्रांसफर कर सकती हूँ, चाहे वो डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट के थ्रू ही क्यों ना हो, अनइंटेंशनली। देन इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है? जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? वो आर्टिकल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें जान नहीं है। इनएनिमेट का मतलब ये होता है, तो जैसे कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, निडल्स हो गए, ड्रेसिंग हो गई, कंटामिनेटेड हैंड्स एंड ग्लव्स हो गए। तो अगर इनके थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट बॉडी कांटेक्ट में नहीं आ रही है, ठीक है। देन ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट्स क्या होता है? बाय स्नीजिंग, कफिंग, टॉकिंग। हम जब भी बोलते हैं, बात करते हैं या छींकते हैं, खांसते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एनवायरनमेंट में सेटल डाउन हो जाती हैं और जब कोई दूसरा पर्सन वहाँ से निकलता है या गुजरता है तो वही ड्रॉपलेट्स जो हैं उस पर्सन की बॉडी पर
अटैच हो जाते हैं। सेकेंड है बाय सक्शनिंग एंड ब्रोंकोस्कोपी, हम पेशेंट की ब्रोंकोस्कोपी कर रहे हैं, हम पेशेंट की सक्शनिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी थोड़े बहुत ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एनवायरमेंट में फैलते हैं और वो ड्रॉपलेट्स जो हैं किसी हेल्दी पर्सन के लिए डिजीज का कारण बनते हैं। थर्ड, ड्रॉपलेट डिपॉजिटेड ऑन द होस्ट, अब ये जो ड्रॉपलेट्स हैं वो डायरेक्टली तो बॉडी में इनहेल्ड होंगे नहीं, कहीं ना कहीं जाकर के पहले डिपॉजिट होंगे। तो कहाँ डिपॉजिट होंगे? कंजक्टाइवा पर, नेजल म्यूकोजा पे और माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर। जैसे हमने किसी इन्फेक्टेड एरिया में मुंह खोला, वहाँ पर बात की, या हमारी हमारी आईज एक्सपोज्ड हुई हैं, या हमारा नोज एरिया एक्सपोज्ड हुआ है, तो डायरेक्टली वहाँ की म्यूकस मेम्ब्रेन पर जाकर के ये ड्रॉपलेट्स जो हैं वो एडहेर हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे बॉडी के अंदर इन्वेड कर जाते हैं, और इन्वेड करने के बाद में वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में क्या होता है? सस्पेक्टेड स्मॉल पार्टिकल रेजिड्यूज, मतलब स्मॉल पार्टिकल्स जो हैं, चाहे वो ड्रॉपलेट्स के हों, चाहे वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हों, ये क्या होते हैं? एनवायरनमेंट में सेटल डाउन हो जाते हैं। सस्पेक्टेड स्मॉल पार्टिकल्स रेजिड्यू जो होते हैं, यानी कि वो डिजीज कर भी सकते हैं और नहीं भी, वो एनवायरनमेंट में सेटल हो जाते हैं, या फिर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो इवापोरेट हो जाती हैं। ठीक है, ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती है? इवापोरेट हो जाती है और धीरे धीरे करके पूरे एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाती है। डिस्पर्स का मतलब पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाती है और फिर कोई दूसरा पर्सन उनको इनहेल करता है विद द एयर। ठीक है, हमें नहीं पता हम जिस एनवायरनमेंट में बैठे हैं उस एयर में कौन से ड्रॉपलेट्स हैं या उस एयर में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हम नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं विदाउट मास्क, तो क्या होगा? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन। तो क्या फंडामेंटल्स है, क्या प्रिंसिपल्स है आइसोलेशन के? नंबर 1, हैंड वॉशिंग एंड ग्लविंग। हैंड वॉशिंग कंपल्सरी है अगर आप इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करना चाहते हैं तो। नंबर 2, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। तो जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड, आई शीट और बूट्स, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स होती हैं जो हमें हाईली कंटेजियस पेशेंट्स के कांटेक्ट में आने से पहले वियर करनी होती है। देन इक्विपमेंट्स आर्टिकल्स का टाइमली डिसइंफेक्शन होना चाहिए, और अगर कोई पर्सन HIV पॉजिटिव है, हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है और उसके बॉडी फ्लूइड्स से कंटामिनेटेड लिनन्स है, आर्टिकल्स है, तो उसको अलग से डिसइंफेक्ट करना चाहिए, अलग से उनका पूरा प्रोसेस और मैकेनिज्म जो है क्लीनिंग का होना चाहिए। अदर आर्टिकल्स के साथ उनको हम मिक्स नहीं करेंगे। देन लिनन एंड लॉन्ड्री डिसइंफेक्शन, जो लिनन से उनका प्रॉपर डिसइंफेक्शन होना चाहिए, एयर ड्राई होनी, सन ड्राई, एयर ड्राई होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनको आयरन प्रेस किया हुआ होना चाहिए। देन रूटीन एंड टर्मिनल क्लीनिंग, रोज़ाना वार्ड के अंदर, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड हो, चाहे वो जनरल वार्ड हो, चाहे वो ICU हो, कोई भी वार्ड हो, वहाँ पर रूटीन एंड टर्मिनल क्लीनिंग ज़रूर होनी चाहिए। जैसे बेड कॉट को क्लीन करना, मैट्रेसेस को क्लीन करना, फ्लोर को क्लीन करना, जो भी सस्पेक्टेड एरियाज, ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रोज़ाना दिन में जितनी शिफ्ट्स होती हैं उस टाइम पे क्लीनिंग करना कंपल्सरी है। देन पेशेंट प्लेसमेंट की बात करें तो जो पेशेंट है उसको हम प्लेसमेंट, जैसे आइसोलेशन वार्ड है तो आइसोलेशन वार्ड में हम सेम सिम्टम्स के पेशेंट्स को एक साथ रख सकते हैं। सपोज अगर डेंगू का पेशेंट है तो डेंगू वार्ड के अंदर सारे पेशेंट डेंगू के ही होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर पेशेंट का प्लेसमेंट जो है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के बीच में मिनिमम जो है 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। देन ट्रांसपोर्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसपोर्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर हम जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको जब हम किसी भी प्रोसीजर के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? पेशेंट को जो ग्लव्स, जो मास्क है, गाउन है, वो फेशियल वियर करवा करके हम पेशेंट को ट्रांसफ़र करेंगे ताकि उस पर्सन से इन्फेक्शन किसी और में स्प्रेड ना हो। ठीक है, देन उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोलेशन प्रिकॉशन की। तो जो आइसोलेशन प्रिकॉशन है उसके टाइप्स की बात करें अपन तो पहला है स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल प्रिकॉशन। स्टैंडर्ड और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस वो प्रिकॉशन होते हैं जो हम हर तरह के डिजीज कंडीशन के अंदर यूज करते हैं, जैसे हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट जिसके अंदर सेग्रीगेशन, इंसिनरेशन सब आ जाता है। देन स्पीलेज क्लीनिंग, जैसे मान लीजिए कहीं पर जो ब्लड है उसका स्पीलेज हो गया है, यूरिन का स्पीलेज हो गया है, मरकरी का स्पीलेज हो गया है, तो स्पीलेज का भी एक अलग से यूनिट बनी हुई होती है जो स्पीलेज की क्लीनिंग करती है। देन
डिसइंफेक्शन जो होता है, हमारा हॉस्पिटल का जो स्टीराइल सप्लाई डिपार्टमेंट है CSSD, ठीक है, तो जो सर्जिकल स्टीराइल डिपार्टमेंट होता है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है। देन सेफ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, हम पेशेंट को जब इंजेक्शन लगा रहे हैं तो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, हम प्रॉपर डिग्री प्रॉपर एंगल का ध्यान रखें, हम उस एरिया को अच्छे से क्लीन करें सर्कुलर मूवमेंट में। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इंजेक्शन प्रैक्टिसेस के टाइम पे हमें ध्यान रखनी होती हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल क्लीनिंग। एनवायरमेंटल क्लीनिंग के अंदर जैसे टाइमली जो है वॉल्स क्लीन करना, फ्यूमिगेट करवाना, पेशेंट डिस्चार्ज होकर के चला गया है, आइसोलेशन यूनिट अभी बिल्कुल खाली है तो उसको फ्यूमिगेट करवा देना। देन एनवायरमेंट में जितने भी सर्विसेज हैं उनको क्लीन करना, पेशेंट ने जिन जिन चीज़ों को टच किया है, जो आर्टिकल्स पेशेंट के कॉन्टेक्ट में आए हैं उनको क्लीन करना। शार्प हैंडलिंग्स, शार्प जैसे जितने भी ग्लास आइटम्स हो गए, शार्प आइटम्स हो गए, उन सबको प्रॉपर तरीके से हैंडल करना, क्लीन करना, ताकि पेशेंट के यूज़ में आई हुई जैसे निडल्स हो गई, नाइफ्स हो गए या BP हैंडल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके कांटेक्ट में, आपकी बॉडी के कांटेक्ट में ना आए या उससे आपको इंजरी ना हो जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। देन रेस्पिरेटरी हाइजीन आपको फॉलो करनी है, जिसके अंदर आपको पेशेंट को ओरल केयर देनी है, आपको पेशेंट को अपराइट पोजीशन में रखना है ताकि जो इन्फेक्शन है वो लंग्स में ना चला जाए। तो ये कुछ बेसिक छोटी छोटी चीज़ें होती है जिनको ध्यान में रख करके आप उस इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, जो हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, दैट इज़ द सेकेंडरी थिंग। आप पेशेंट को अगर कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो आपकी मेडिसिन के साथ साथ जो आप ये क्लीनिनेस का ध्यान रखते हैं, इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने के लिए जितने भी मेजर्स आप यूज़ करते हैं वो पेशेंट को हील करवाने में स्पीडली हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंड है ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन। ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन में देखिए 3 होते हैं, एयरबॉर्न प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। अभी अपन ने देखा था यूनिवर्सल प्रिकॉशंस, अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशन की। तो जो ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस होते हैं उसमें देखिए कुछ बातों का जो हमें ध्यान रखना होता है। पहला पेशेंट प्लेसमेंट और दूसरा मैनेजमेंट ऑफ विजिटर्स, ठीक है। तो पेशेंट प्लेसमेंट में हमें ध्यान रखना है कि हमें एक पेशेंट को अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज से अफेक्टेड है तो उसको हम सिंगल रूम में एक पेशेंट को रखेंगे। दूसरा ये होता है कोहॉर्ट पेशेंट विद सेम ऑर्गेनिज्म प्लेस्ड इन सेम वार्ड। कोहॉर्ट पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जो सेम डिजीज से अफेक्टेड होते हैं और जिनमें ऑलमोस्ट सिमिलर सिम्टम्स होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को हम सेम वार्ड में रख सकते हैं, जिसे आइसोलेशन वार्ड कहा जाता है, ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ विजिटर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे हम, क्योंकि हमें यहाँ पे पेशेंट के कांटेक्ट में आने से रोकना है, तो हम सबसे पहले लिमिटेड मीटिंग टाइम रखेंगे, पेशेंट से मिलने का टाइम लिमिटेड रखेंगे, बैरियर प्रिकॉशंस यूज़ करेंगे। जब भी हम पेशेंट से मिलने जा रहे हैं तो हम ग्लव्स गाउन मास्क पहन कर जाएंगे और पेशेंट से मिलते टाइम हम 3 फीट की दूरी को मेंटेन करेंगे, पेशेंट के बिल्कुल नज़दीक जाकर के पेशेंट से बात नहीं करेंगे। तो ये तो बात थी पेशेंट प्लेसमेंट और मैनेजमेंट की, विजिटर्स के मैनेजमेंट की। फिर देखिए कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, जो हमने टाइप पढ़े थे प्रिकॉशंस के ट्रांसमिशन बेस्ड में, उसमें पहला था कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। तो कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन में देखिए सबसे पहले लिमिटेड पेशेंट मूवमेंट, मतलब पेशेंट से मिलने जुलने वालों को लिमिटेड कर देना है। प्राइवेट सिंगल रूम या कोहॉर्ट पेशेंट, ठीक है, उनको हम या तो सिंगल रूम में रखेंगे या सेम डिजीज वाले पेशेंट्स को एक यूनिट में रखेंगे। देन डिस्पोजेबल गाउन, ग्लव्स, मास्क हमें वियर करना है जब हम पेशेंट के रूम में एंट्री ले रहे हैं। पेशेंट से मिलने के बाद में, क्योंकि वो डिस्पोजेबल हैं, उनको प्रॉपर तरीके से डिस्कार्ड कर देना है, रीयूज नहीं करना है। हैंड्स को इमीडिएटली रूम से निकलते ही वॉश करना है। पेशेंट के रूम को डेली बेसिस पर क्लीन करना है। जो भी हॉस्पिटल प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ किए जाते हैं, उनको ध्यान में रखकर। देन अगर आप ग्लव्स पहन रहे हैं तो देखिए पेशेंट के रूम में एंट्री लेने से पहले पहनेंगे। अगर वो गंदे हो गए हैं तो उनको तुरंत चेंज करेंगे। जो ग्लव्स आपने यूज़ किए हैं उनको पेशेंट के रूम को लीव करने से पहले वहीं पर आप डिस्पोज कर देंगे। हैंड्स वॉश करेंगे। किसी भी सरफेस एरिया को, पेशेंट के आसपास के सरफेस एरिया को, पेशेंट के रूम के सरफेस एरिया को आप विदाउट ग्लव्स टच नहीं करेंगे, डायरेक्ट टच नहीं करेंगे। यूज़ क्लीन नॉन स्टेराइल ग्लव्स। क्लीन नॉन स्टेराइल ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप स्टेराइल ग्लव्स यूज़ करेंगे, और अगर आप कोई नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर कर रहे हैं तो क्लीन नॉन स्टेराइल ग्लव्स आप यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और जो भी पेशेंट आइसोलेशन यूनिट या आइसोलेशन वार्ड में होता है या आइसोलेशन रूम में होता है, उसमें 2 डोर्स होते हैं, ठीक है, उसमें 2 डोर्स होते हैं। तो आप उन दोनों डोर्स को क्रॉस करने से पहले, यानी कि जब आप पेशेंट के रूम में एंट्री लेते हैं, तो फर्स्ट डोर क्रॉस करने के बाद में तो आप सारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनेंगे। देन सेकंड डोर ओपन करके आप पेशेंट से मिलेंगे। देन पेशेंट से मिलने के बाद आप अगेन जो सेकंड डोर था उसको कवर करके आप आएंगे, जितनी भी चीज़ें आपने पहनी थी उनको आप डिस्पोज करेंगे। देन आप फर्स्ट डोर ओपन करके आइसोलेशन यूनिट से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो होता है प्रॉपर तरीका। देन उसके बाद में अगर आप गाउन यूज़ कर रहे हैं तो आपको गाउन कब यूज़ करना है, जब आप पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, आप पेशेंट के बहुत नज़दीक जा रहे हैं। दूसरा, कंटामिनेटेड सर्फेसेस को आप टच कर रहे हैं, पोटेंशियली आपको पता है कि आपके बॉडी टच करिए, सपोज आप पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आप बेड से ट्रॉली पे ले रहे हैं, ट्रॉली से बेड पर ले रहे हैं, या उसको व्हील चेयर पर ले रहे हैं, या पेशेंट को होल्ड कर रहे हैं, उसका कंडीशन में आपको गाउन वेयर करना है। देन इक्विपमेंट्स नियर पेशेंट यूज, जो भी इक्विपमेंट्स पेशेंट के इर्द गिर्द आसपास है और आप उन्हें यूज़ कर रहे हैं पेशेंट के लिए, तो भी आपको गाउन यूज़ करना है। इफ़ पेशेंट हैज़ डायरिया एंड वॉमिटिंग, पेशेंट को डायरिया वॉमिटिंग हो रहा है, बार बार आपको पेशेंट के क्लीनिंग के लिए जाना पड़ रहा है, तो फिर आप गाउन वेयर करेंगे, ठीक है। एंड ओपन कोलोस्टमी या ओपन वुंड है पेशेंट के, तो उसकी केयर करने से पहले भी आपको गाउन वेयर करना है, ताकि उस वुंड के ड्रॉपलेट्स हैं या उसकी स्प्लैशेस जो हैं वो आपके जो आपने अटायर पहना हुआ है उसके कांटेक्ट में वो ना आए। कांटेक्ट प्रिकॉशन की बात करते हैं ड्रॉपलेट प्रिकॉशन भी। ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में क्यों हम यूज़ करते हैं ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, ताकि हम लार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं, जो 5 माइक्रोमीटर से बड़े साइज जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके ट्रांसमिशन को हम यहाँ पर रोक सकें। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को आइसोलेट करके रखेंगे। मास्क हम यहाँ पर N95 मास्क यूज़ करेंगे, हाई क्वालिटी मास्क होता है ये, और जितने भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जितने भी एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं, उनको आपके बॉडी के अंदर इनहेल करने से ये रोकते हैं। विजिटर्स को लिमिटेड रखेंगे, हैंड वॉशिंग हमें थॉरली करनी ही है, एंड 3 फीट डिस्टेंस हमें मेंटेन करनी है जब भी हम पेशेंट से मिलेंगे तब, ताकि वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो ट्रैवल होकर हम तक ना आ पाए। देन क्लीन, जितने भी सस्पेक्टेड सर्फेसेस हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको हमें डेली बेसिस पर क्लीन करना है, ठीक है। एयरबोर्न प्रिकॉशन की बात करें तो एयरबोर्न प्रिकॉशन में देखिए, प्लेस द पेशेंट ऑन एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम। जो एयरबोर्न इन्फेक्शन आइसोलेशन रूम अलग क्यों होते हैं मैं आपको भी बताऊंगी। प्रेशर ऑफ रूम शुड बी मॉनिटर्ड विद इंडिकेटर। अंदर जो आइसोलेशन रूम या यूनिट का प्रेशर होता है वो नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए और वो कंटिन्यूसली मॉनिटर होना चाहिए। नेगेटिव प्रेशर का मतलब ये होता है कि उस यूनिट का प्रेशर कम है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एयर प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इन्फेक्टेड पर्सन जिस जगह रखा हुआ है, जिस आइसोलेशन यूनिट में रखा हुआ है, वहाँ से एयर का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ ना हो, क्योंकि अगर एयर का फ्लो अंदर से बाहर की तरफ होगा तो जो इन्फेक्टेड फोमाइट्स हैं या जो इन्फेक्टेड पार्टिकल्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेंगे और पूरे एनवायरनमेंट में स्प्रेड हो जाएंगे। इसलिए हम कोई भी एयरबोर्न डिजीज़ वाला जो पेशेंट होता है उसको हम नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन में रखते हैं। ये याद कर लीजिए, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन है कि हम उस पेशेंट को कहाँ रखते हैं, नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन में रखते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो आइसोलेशन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक तो आपने यहाँ पे देख लिया नेगेटिव प्रेशर, मैं आपको दोनों बता देती हूँ, नेगेटिव प्रेशर और पॉजिटिव प्रेशर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, जो नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन है, नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि जो आइसोलेशन यूनिट है इसमें प्रेशर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो आइसोलेशन यूनिट का नेगेटिव प्रेशर तभी मेंटेन रहेगा जब हमारा जो डोर है वो अंदर की तरफ खुलने वाला होना चाहिए, क्योंकि जब डोर अंदर की तरफ खुलेगा तो एयर का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होगा, समझे। डोर जब अंदर की तरफ खुलेगा तो एयर का प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ होगा, एयर का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होगा, तो कंटामिनेटेड एयर जो है वो नॉन कंटामिनेटेड एयर में मिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर मेंटेन करेंगे, नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करेंगे हम, और ये जो नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन होता है वो एयर
बोन एंड ड्रॉपलेट वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। दूसरा होता है पॉजिटिव प्रेशर आइसोलेशन। अब देखिए, पॉजिटिव प्रेशर आइसोलेशन का मतलब है कि जो यूनिट है उसका जो प्रेशर है, यूनिट का जो प्रेशर है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स जो एयर का फ्लो है वो आउटसाइड से अंदर की तरफ नहीं होना चाहिए। जो एयर का फ्लो है वो यूनिट से बाहर की तरफ होना चाहिए। अब इससे क्या होगा, देखो जो पॉजिटिव प्रेशर वाले आइसोलेशन होता है उसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को रखा जाता है। अब देखिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट को हम इसलिए रखते हैं पॉजिटिव प्रेशर आइसोलेशन में कि अगर वो पर्सन बार बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो ऑलरेडी उसकी इम्यूनिटी लो है, और अगर उसकी इम्यूनिटी लो है तो एनवायरनमेंट में जो भी ड्रॉपलेट्स है, पार्टिकल्स हैं, वो उसके कांटेक्ट में आएंगे और वो उसको इन्फेक्ट कर देंगे, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन से नहीं बचा पाएंगे हम। पॉजिटिव प्रेशर में क्या होगा, जब अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है तो हम डोर्स लगाएंगे बाहर की तरफ खुलते हुए, ताकि एयर का फ्लो इन टू आउट रहे, आइसोलेशन यूनिट से बाहर की तरफ रहे, ताकि जो एयर है वो अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करे, ना कि बाहर से अंदर की तरफ। ठीक है, देखिए नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन में हमें जो पेशेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एयर से बचाने की ज़रूरत हमें नहीं है। हमें ये चाहिए कि अंदर की एयर का फ्लो बाहर ना जाए, इसलिए हम अंदर नेगेटिव प्रेशर रखते हैं। और पॉजिटिव प्रेशर आइसोलेशन में हम क्या करते हैं, अंदर पॉजिटिव प्रेशर रखते हैं ताकि बाहर की एयर तो अंदर की एयर तो बाहर जा सके लेकिन बाहर की एयर अंदर ना आ सके। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन जो है वो पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन जो है एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, और जो पॉजिटिव प्रेशर आइसोलेशन होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारा का सारा था आइसोलेशन प्रिकॉशन। अगर आपको इसमें चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए ताकि मैं आपके डाउट्स को दूर कर सकूं, और इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बाय बाय।